दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र से हुई है। कहते हैं कि इनका रिश्ता अंडरवर्ल्ड से भी है। इनके पास से काफी मात्रा में गोला और बारूद भी बरामद किया गया है। कहते हैं इन आतंकवादियों का मॉड्यूल पाकिस्तानी मॉड्यूल है। तो सीरियल ब्लास्ट से दहल जाता हिंदुस्तान। दिल्ली पुलिस ने किया बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा। पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड ने रची थी बड़ी साजिश। दिल्ली पुलिस ने किया 6 आतंकियों को पकड़ने का दावा। 6 में से 2 आतंकियों ने ली पाकिस्तान में ट्रेनिंग। धार्मिक कार्यक्रमों और पॉलिटिकल मीटिंग को करना था टारगेट। सीरियल ब्लास्ट के साथ थी टारगेट किलिंग की भी तैयारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक खतरनाक टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 6 खूंखार आतंकियों को दबोचने का दावा किया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए लोग भारत में रहकर कई आतंकी साजिश रच रहे थे और इनका निशाना आने वाले फेस्टिव सीजन में धार्मिक कार्यक्रमों को टारगेट करने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियों को भी टारगेट करना था। ये आतंकी कई नामचीन और सियासी लोगों का भी कत्ल करना चाहते थे। पुलिस की माने तो गिरफ्तार आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। ये मामला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ का है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम इस साजिश में शामिल है। अनीस की जिम्मेदारी थी कि वो इन सभी को इंडिया के अलग अलग शहरों में पहुंचाए और जो तमाम जो हथियार हैं वो पहुंचाए, और इसके बाद आगे की ये कार्रवाई थी कि किस तरीके से ISI टारगेट चूज करता और उसके बाद ये टारगेट इनको दिए जाते। गिरफ्तार आरोपियों में से एक समीर को महाराष्ट्र से पकड़ा गया है। वहीं ओसामा और साजू नाम के 2 आरोपियों को दिल्ली से, जबकि जेशान, मोहम्मद अबू बकर और आमिर को यूपी ATS ने पकड़ा है। यूपी ATS के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए ISI स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। पुलिस की माने तो इलाहाबाद के इनके ठिकाने से उन्हें भारी मात्रा में असलहे और विस्फोटक भी मिले हैं। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। एक शख्स को 3 कत्ल करने थे, मगर उसे लगता था कि 3 कत्ल करने के बाद वो पकड़ा जाएगा। लिहाजा वो सोचता है कि वो 3 नहीं बल्कि 4 कत्ल करेगा, 4था कत्ल खुद का, और इसके बाद वो ठीक ऐसा ही करता है। अब वो 4 कत्ल कर चुका था। 3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन 3 साल बाद अचानक 4 में से 1 मुर्दा जिंदा हो उठता है। दो सितंबर, पंचविहार कॉलोनी, ग्रेटर नोएडा। शाम का वक्त है और पुलिस की मौजूदगी में इस घर के अंदर खुदाई चल रही है। टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में जैसे जैसे कुदाल और फावड़े की चोट जमीन पर पड़ती है, लोगों की आंखें जमीन के और नीचे झांकने की कोशिश करने लगती हैं। जो कुंडी बनी है इसके चारों तरफ दीवार बनी है। पुलिस वाले वहीं मौजूद एक शख्स से खुदाई की सही जगह को लेकर लगातार पूछताछ करते रहते हैं और उसी के बताए मुताबिक ये सिलसिला देर तक चलता रहता है। खुदाई करीब 1 घंटे तक यूं ही चलती है और तब जमीन के नीचे जो मंजर दिखाई देता है उससे वहां मौजूद दूसरे सभी लोगों के साथ साथ एक बारगी पुलिस वालों के कदम भी ठिठक जाते हैं।
यहाँ घर के अंदर जमीन के नीचे से किश्तों में इंसानी हड्डियां बरामद होने लगती हैं। छोटी बड़ी हर तरह की हड्डियां, यानी यहाँ दफन होने वालों में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसी घर के अंदर ऐसा कैसे मुमकिन है? कोई घर की चारदीवारी के अंदर किसी की लाश कैसे दफना सकता है? इस घर में दफनाए गए ये लोग कौन थे और यहाँ उन लोगों को इस हाल में दफनाने वाला आखिर कौन है? और सबसे अहम ये कि इस घर का मालिक आखिर कौन है? तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ग्रेटर नोएडा के इस गांव से करीब 165 किलोमीटर दूर यूपी के ही एक और शहर कासगंज चलना होगा, और वो भी आज से कोई 3 साल पीछे। 26 अप्रैल 2018, ढोलना रेलवे ट्रैक, कासगंज, यूपी। इस रोज कासगंज के इस रेलवे ट्रैक पर एक नौजवान की लाश मिलती है। लाश की हालत बेहद खराब है। सिर और हाथ के पंजे कटे हुए हैं। पूरे जिस्म पर चोट के बेशुमार निशान भी मौजूद हैं। और पहली नजर में इस लाश को देखकर यह लगता है कि शायद नौजवान की मौत किसी ट्रेन की चपेट में आने की वजह से हुई है। बहरहाल इस लाश की खबर मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस को लाश के पास से ही अलीगढ़ के रहने वाले राकेश नाम के एक शख्स का आई कार्ड, पर्स और दूसरी चीजें हाथ लगती हैं, और इसी के साथ ये लगने लगता है कि हो न हो मरने वाला अलीगढ़ का रहने वाला राकेश है। ऐसे में पुलिस राकेश के घर वालों से संपर्क करती है और घर वालों की तस्दीक से वही बात साबित हो जाती है जिसकी आशंका पुलिस को थी। घर वाले मरने वाले नौजवान की पहचान अपने बेटे राकेश के तौर पर ही करते हैं। चूंकि मामला एक्सीडेंटल डेथ यानी अस्वाभाविक मौत का है, पुलिस डबल श्योर होने के लिए लाश के डीएनए सैंपल प्रिजर्व कर लेती है और साथ ही राकेश के घर वालों के डीएनए के नमूने भी जुटाए जाते हैं। इसके बाद मामला पूरे 3 सालों के लिए ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। दरअसल इन 3 सालों तक डीएनए की रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस की तफ्तीश वहीं खड़ी रहती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन 3 साल बाद जब मरने वाले शख्स की डीएनए रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। ये लाश तो राकेश की है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मरने वाला कौन है? अगर वो लाश राकेश की नहीं थी तो आखिर घर वालों ने उसकी पहचान कैसे कर ली? अगर मरने वाला राकेश नहीं है तो फिर राकेश इन 3 सालों से कहां है? कुल मिलाकर अब एकाएक एक डीएनए रिपोर्ट के सामने आ जाने से पुलिस के सामने एक साथ इतने सवाल खड़े हो चुके थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहां से करे और खत्म कहां पर। बहरहाल आगे की छानबीन से पता चलता है कि रेलवे ट्रैक पर मिली वो लाश दरअसल कासगंज के ही रहने वाले एक दूसरे नौजवान राजेंद्र की थी, जो ठीक 26 अप्रैल 2018 से ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर वो लाश राजेंद्र की थी तो लाश के पास राकेश का आई कार्ड और पर्स, यहां तक कि लाश पर मौजूद कपड़े भी राकेश के कैसे थे? आखिर घर वालों ने फौरन उस लाश को अपने बेटे राकेश की लाश के तौर पर कैसे पहचान लिया, जबकि लाश को देखकर पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। ये सारी बातें किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी और इसी शक में पुलिस ने अब अपना सारा जोर राकेश को ढूंढने में लगा दिया, क्योंकि उसे लगने लगा कि हो न हो राकेश अब भी जिंदा है और कहीं छुप कर रह रहा है। पुलिस की कोशिश रंग लाई और उसे राकेश के हरियाणा के पानीपत में छुपे होने की खबर मिली। पुलिस की खबर सही थी और आखिरकार उसने राकेश को एक दिन कासगंज से ही धर दबोचा। लेकिन राकेश अब अपनी पहचान बदलकर दिलीप शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा निवासी कुक्कनपट्टी कुशीनगर उत्तर प्रदेश बन चुका था। मगर उसकी यह पहचान झूठी थी और तो और जमाने की निगाहों से बचने के लिए उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली थी। लेकिन जब पुलिस ने पुख्ता जानकारी के आधार पर
राकेश को दबोचकर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने न सिर्फ अपनी असली पहचान राकेश होने की बात कबूल कर ली, बल्कि राजेंद्र की मौत के साथ साथ 3 और ऐसे कत्ल की कहानी बताई जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल कासगंज के ही राकेश की शादी 2012 में एटा की रहने वाली एक लड़की रत्नेश के साथ हुई थी और रत्नेश से उसे 2 बच्चे भी थे, 3 साल की बेटी अवनी जबकि 1.5 साल का बेटा अर्पित। लेकिन शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद राकेश की जिंदगी में एक और लड़की थी, रूबी। रूबी यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर काम करती थी और लगातार राकेश को अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर खुद से शादी कर लेने को कहती थी। और तब एक रोज राकेश ने अपने बीवी बच्चों से छुटकारा पाने के लिए ऐसी साजिश रची कि उसका बेहद खौफनाक अंजाम हुआ। 14 फरवरी 2018, पंचविहार कॉलोनी, ग्रेटर नोएडा। कहने को तो ये वैलेंटाइन डे का दिन था, यानी प्रेमी प्रेमिकाओं का दिन, लेकिन राकेश ने इसी रोज पहले तो लोहे की रॉड से वार कर अपनी बीवी रत्नेश और फिर 2 फूल से बच्चों की जान ले ली और फिर कत्ल करने के बाद रातों रात अपने ही घर के बेसमेंट में तीनों की लाशें दफना दी। इसके बाद राकेश ने अपनी बीवी के मायके जाने की कहानी सुनाई, लेकिन खुद अपनी गुमशुदगी की जमीन भी तैयार करने लगा और उसे ये मौका मिला 2 महीने बाद 25 अप्रैल की रात को, जब कासगंज का ही रहने वाला उसका एक दोस्त राजेंद्र उसके झांसे में आ गया। उसने राजेंद्र को जमकर शराब पिलाई और जब वो नशे में धुत हो गया तो न सिर्फ रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर राकेश ने राजेंद्र का कत्ल कर दिया, बल्कि उसकी लाश को अपने कपड़े तक पहना दिए और लाश के पास ही अपना आई कार्ड और दूसरी चीजें फेंककर फरार हो गया। कासगंज से अयेंद्र सिंह यादव के साथ भूपेंद्र चौधरी, ग्रेटर नोएडा, आज तक। कानून की मुहाफिजी कानून की आंखों में धूल झोंक रही थी। जी हां, यूपी पुलिस की जिस सिपाही की मोहब्बत में पड़कर राकेश ने 4 कत्ल किए थे, वो सिपाही राकेश का पूरा सच जानती थी, राकेश के परिवार का हश्र भी जानती थी। उसे राकेश का पता भी मालूम था, लेकिन वो न सिर्फ राकेश को पुलिस से बचा रही थी बल्कि उसके साथ रह रही थी। उधर राकेश की बीवी रत्नेश के घर वालों ने जब अपनी बेटी और उनके बच्चों के गायब होने का इल्जाम अपने दामाद पर लगाया तो राकेश के घर वालों ने उल्टा उसके ससुराल वालों पर ही अपने बेटे की हत्या कर लाश रेलवे ट्रैक पर फेंकने का इल्जाम लगा दिया। इस तरह मामला काउंटर केस का बन गया और पुलिस की जांच ठंडे बस्ते में चली गई। अब लड़की के घर वाले जब जब राकेश पर इल्जाम लगाते, राकेश के घर वाले लड़की वालों को घेर लेते, जबकि सच्चाई ये थी कि राकेश न सिर्फ जिंदा था बल्कि अपना नाम और अपनी पहचान बदलकर अपनी प्रेमिका रूबी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था। वो तो डीएनए रिपोर्ट थी जिसके सामने आने के बाद ही न सिर्फ रेलवे ट्रैक पर राकेश की मौत की बात झूठी निकली बल्कि पूरी कहानी पलट गई। डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने न सिर्फ राकेश को धर दबोचा बल्कि इस पूरी साजिश में उसका साथ देने के इल्जाम में राकेश के पिता, 2 भाई, उसकी मां और उसकी गर्लफ्रेंड रूबी को भी गिरफ्तार कर लिया। वो पकड़े जाने के बाद अपनी बीवी बच्चों की गुमशुदगी को लेकर भी झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की तो उसने न सिर्फ सच्चाई बताई बल्कि उसी की निशानदेही पर पुलिस ने उसी के घर के बेसमेंट से हड्डियों में तब्दील उसकी बीवी बच्चों की लाशें भी बरामद कर ली। कासगंज से अयेंद्र सिंह यादव के साथ भूपेंद्र चौधरी, ग्रेटर नोएडा, आज तक।